Okay. देखो, we have three types of states of matter. Any matter can be converted into three states or interchange into three states. तो वो states हमारे पास क्या क्या होती हैं? Number one is solid state. फिर हमारे पास लिक्विड स्टेट होती है किसी भी मैटर की, जब हम उसको हीट करके मेल्ट कर देते हैं तो दैट्स अ लिक्विड स्टेट. एंड देन वी हैव गैसियस स्टेट, गैस स्टेट जिसको हम कहते हैं. क्या फर्क होता है इन चीजों में? देखो, अब सॉलिड डिफरेंट हो सकते हैं ना, आयनिक कंपाउंड भी हो सकता है, कोई कोई जॉइंट कोवलेंट भी हो सकता है, कोई मेटल भी हो सकता है. अब अगर हम आयनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो आयनिक कंपाउंड्स में हमारे पास आयंस होते हैं, राइट? आयनिक कंपाउंड्स हैव आयंस like sodium ion, chloride ion. For example, if we talk about metals, तो metals में हमारे पास metal positive ions होते हैं surrounded by C of delocalized electrons. But if we talk about covalent compounds, तो उसमें हमारे पास atoms होते हैं, those are sharing electrons. तो अब अगर मैं इन तीनों में से किसी भी चीज की solid state की बात करूं, या अब हम क्या करें कि क्या, फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर मेटल की बात करनी है तो मुझे मेटल पॉजिटिव आयन कहना पड़ेगा, आयनिक कंपाउंड की बात करनी है तो आयंस कहने पड़ेंगे, और अगर कोवलेंट बॉन्ड की बात करनी है, कोवलेंट मॉलिक्यूल्स की, तो मुझे एटम्स का जिक्र करना पड़ेगा. तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग डिफरेंट नेम्स, हम क्या करते हैं कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पास किसी भी चीज के एटम्स हो, चाहे मॉलिक्यूल्स हो या फिर आयंस हो, तो कलेक्टिवली इन सबको ना वी कैन कॉल एज पार्टिकल्स. तो अगर मैं वर्ड पार्टिकल यूज कर रहा हूँ तो इट मींस उसमें एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है. ठीक है, ये बात समझ आती है? तो वर्ड पार्टिकल इनकैप्सुलेट्स एवरीथिंग, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस. तो मैं ना अब वर्ड पार्टिकल यूज करूंगा ताकि ये कंफ्यूजन ना हो कि भाई वी आर टॉकिंग अबाउट आयनिक कंपाउंड या कोवलेंट या मेटल्स, क्योंकि ये पार्टिकल जो है सबके लिए यूज हो सकता है. ठीक है. तो जो सॉलिड स्टेट होती है किसी भी मैटर की, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर क्लोज टुगेदर और टाइटली पैक्ड लाइक दिस. ठीक है. एंड दीज आर रेगुलरली अरेंज्ड, मतलब लेयर्स की फॉर्म में होते हैं. एंड दीज लेयर्स आर रेगुलरली अरेंज्ड, टाइटली पैक्ड एंड particles in solids are या पार्टिकल्स, इसको ऐसे लिख लो, पार्टिकल्स are regularly arranged आयनिक कंपाउंड्स में वो आयनिक लैटिस होता है, मेटल्स में वो मेटालिक लैटिस होते हैं. अच्छा, पार्टिकल्स इन सॉलिड दे डू नॉट मूव अबाउट ईच अदर, मतलब दे स्टे इन देयर पोजीशंस. तो अपनी पोजीशन पे तो रहते हैं, लेकिन वो अपनी पोजीशन पे ना थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट करते रहते हैं, आगे पीछे होते रहते हैं. बट दे स्टे इन देयर पोजीशन, मतलब अपनी जगह पे बैठ के ना थोड़ा थोड़ा हिलते रहते हैं. दे मूव अबाउट ईच, दे डू नॉट मूव अबाउट ईच अदर, बट दे जस्ट वाइब्रेट अबाउट देयर फिक्स्ड पोजीशन. तो पार्टिकल्स इन सॉलिड vibrate about fixed positions. इन पार्टिकल्स की अरेंजमेंट की वजह से सॉलिड्स की कोई डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है. जैसे सॉलिड जो होते हैं ना, दे डू नॉट फ्लो. तो इनकी वजह से ना सॉलिड्स डू नॉट फ्लो, सॉलिड्स फ्लो नहीं करते क्योंकि पार्टिकल्स आर फिक्स्ड इनटू देयर पोजीशंस ना, दे आर फिक्स्ड. दूसरी बात, सॉलिड्स का जो शेप है ना वो चेंज नहीं होता क्योंकि पार्टिकल मूव नहीं हो रहे. तो सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप्स
अच्छा, thirdly, सॉलिड्स का शेप भी फिक्स होता है और सॉलिड्स की वॉल्यूम भी फिक्स होती है। तो सॉलिड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फोर्थली सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल से क्या मतलब है कि इफ वी अप्लाई फोर्स ऑन अ सॉलिड, तो जो पार्टिकल्स हैं वो ऑलरेडी एक दूसरे के इतना करीब करीब है, ऑलरेडी एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अगर आप फोर्स लगाओगे तो उनके पास मजीद जगह तो नहीं है ना एक दूसरे के करीब होने की, तो उस पर फोर्स लगाएंगे तो वो कंप्रेस नहीं हो सकते मत, क्योंकि ऑलरेडी एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो और कितना करीब करीब होंगे एक दूसरे से। इसलिए हम कहते हैं कि सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। फिक्स शेप होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, मतलब वॉल्यूम अगर मैं किसी सॉलिड को एक जगह से निकाल के दूसरी जगह डालूं तो वॉल्यूम उनका फिक्स रहता है। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल किसी का? नो सर। नो अच्छा, सर। टॉकिंग अबाउट, ओके, लिक्विड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं ना, दे आर स्लाइटली फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, मतलब वो तकरीबन एक दूसरे के करीब करीब ही होते हैं सॉलिड्स की तरह। बस फर्क ये होता है कि लिक्विड्स में जो पार्टिकल्स है ना, दे कैन मूव अबाउट ईच अदर एंड दे आर इरेगुलरली अरेंज्ड, आगे पीछे हुए हुए होते हैं। तो पार्टिकल्स इन लिक्विड्स, liquids are close to each other but particles are irregularly arranged. irregularly arranged होते हैं। Secondly, particles in liquid can move about each other, मतलब एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं। अब मूव अबाउट का मतलब ये नहीं कि जैसे वो फॉर एग्जांपल ये जो मैं रेड वाला पार्टिकल बना रहा हूँ, ऊपर देखना, अब ये पार्टिकल जो है ना वो थोड़ा सा अपने दूसरे पार्टिकल के आगे पीछे मूव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि निकल के वो कहीं और ही चला जाएगा, थोड़ा थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि पार्टिकल्स इन लिक्विड्स कैन मूव अबाउट ईच अदर। Particles in liquids can move about each other. Sir, can we write that particles slide over one another? Yes, you can also say that. ठीक है, Yes, sir. इसकी वजह से ना लिक्विड्स जो होते हैं, क्योंकि पार्टिकल मूव हो सकते हैं, तो लिक्विड्स फ्लो फ्लो करते हैं। अच्छा, लिक्विड्स का जो शेप है ना वो फिक्स नहीं होता, क्योंकि अगर हमारे पास इफ यू हैव वाटर इन अ बॉटल, तो water will take the shape of a bottle, but if we pour that water into the glass, the water will take the shape of a glass. तो liquids take the shape of their container, तो liquids का shape जो है ना वो fix नहीं होता। liquids do not have fixed shapes, but उनका वॉल्यूम फिक्स होता है। लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स है, फिक्स वॉल्यूम होता है बट शेप फिक्स नहीं होता। और क्योंकि पार्टिकल लिक्विड्स में ऑलरेडी एक दूसरे के करीब करीब होते हैं, तो ये भी कोई खास कंप्रेस नहीं होते, इसलिए हम इसको ये भी कहते हैं कि लिक्विड्स आर आल्सो इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, Yes, sir. अच्छा जी, टॉकिंग अबाउट गैसेस, गैसेस में जो पार्टिकल्स होते हैं ना, दे आर वेरी फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एंड दे मूव रैंडमली इन ऑल डायरेक्शंस। पार्टिकल्स in gas are very far apart from each other सेकेंडली ऑफ कोर्स जब एक इधर उधर भाग रहे हैं तो वो रेगुलरली अरेंज तो नहीं होते ना, तो पार्टिकल्स आर ऑफ कोर्स इरेगुलरली अरेंज्ड, कोई अरेंजमेंट होती नहीं है इनफैक्ट उनकी, दे आर इरेगुलरली अरेंज्ड।
and particles in liquid move randomly in all direction at high speeds. Particles in gases move randomly in all directions at high speeds. अच्छा जी, जिसकी वजह से गैसेस जो होती है ना, गैसेस कैन फ्लो कर सकते हैं गैसेस. सेकेंडली, ना तो इनका शेप फिक्स होता है और ना ही इनका वॉल्यूम फिक्स होता है. वॉल्यूम कैसे फिक्स नहीं होता? देखो, अगर गैस मेरे पास एक छोटे कंटेनर में, उसका अगर मैं कैप ओपन कर दूं तो गैस पूरे रूम में फैल जाएगी, तो वह पूरे रूम का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी. तो इस वजह से ना तो इनका शेप फिक्स होता है, ना इनका वॉल्यूम फिक्स होता है, क्योंकि जिस कंटेनर में रखोगे वो उस कंटेनर के वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है. और गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेसेस होते हैं, इसलिए जब गैस को कंप्रेस करते हैं तो गैस कंप्रेस हो जाती है. तो गैस जो होती है वो कंप्रेसिबल होती है, फ्लो भी करती है, ना तो शेप फिक्स होता है ना वॉल्यूम फिक्स होता है. अच्छा, ये ना आप करके भी देख सकते हो खुद से घर पे. अगर आपके पास एक सिरिंज है, सिरिंज क्या कहते हैं, देखो लैब में तो गैस सिरिंज होता है, लेकिन हम लोग जो है ना, जो इंजेक्शन वाली सिरिंज होती है ना, वो भी ले सकते हो. उस सिरिंज के आगे नीडल लगी हुई होती है, तो उस नीडल को निकाल देना, और उस नीडल को निकाल के उसके आगे जो है आप हाथ से ना एक थंब अपना लगा दो, उसको ब्लॉक कर दो. और इसके पीछे जो प्लंजर होता है ना, उसको हम प्लंजर कहते हैं. उस प्लंजर को, अगर देखो, अगर उसमें कुछ नहीं है ना एयर में, सिर्फ एयर है, तो एयर गैस है, उस प्लंजर को जब आप प्रेस करोगे तो क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स, उनके बीच में स्पेसेस होते हैं, तो वो कंप्रेस होगी. मतलब molecule will move closer to each other, and when molecule gonna move closer to each other, so what will happen, that volume will decrease, so plunger will move inwards. plunger अंदर जाएगा क्योंकि गैस कंप्रेस हो रही है. अब दूसरा काम आप ये करो कि इस सिरिंज में पहले वाटर को फिल करो, और फिर आप अपने हाथ से उसको ब्लॉक करके आगे से प्लंजर को मूव करने की कोशिश करो. तो प्लंजर आगे बिल्कुल भी मूव नहीं होगा. रीजन बीइंग बिकॉज वाटर इज इनकम्प्रेसिबल. वाटर के मॉलिक्यूल ऑलरेडी एक दूसरे के करीब करीब थे, टच कर रहे थे, तो वो फर्दर क्लोज हो ही नहीं सकते एक दूसरे से. इसी तरह आप और क्या कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई सैंड, मट्टी, सैंड इज सॉलिड, तो अगर आप इसमें क्या कहते हैं, किसी सॉलिड को इसमें डालोगे, तो सैंड को फिल कर दो और फिर प्लंजर को मूव करने की कोशिश करो सिरिंज में, तो वो प्लंजर मूव नहीं करेगा, क्योंकि ना तो सॉलिड्स कंप्रेसिबल है ना लिक्विड्स कंप्रेसिबल है. लेकिन जब एयर होगी ना, उसमें एयर गैस है, जब आप उसको कंप्रेस करोगे तो वो आगे चला जाएगा प्लंजर, क्योंकि गैसेस आर कंप्रेसिबल. सही है, समझ आई यहाँ तक बात? लिख लिया सबने यहाँ तक, या लिख रहे हो Sir, अभी? sir, can you explain why liquids are incompressible? Because particles in liquids are closer to each other. हाँ, as compared to solid, liquid have a slightly higher spacing, slightly ज्यादा होती हैं, but बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता. तो particles in liquids are still closer to each other. If you compress it, they are already close to each other. If you just compress it, they touch each other. जब एक दूसरे को ऑलरेडी करीब करीब है, तो और करीब करीब होने की जगह ही नहीं है उनके पास, तो वो कंप्रेस कैसे होंगी? समझ आई बात? Yes, sir. अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये लिख रहे हो आप लोग या लिख लिया? कोई लिख तो नहीं रहा? सर मैं गैसेस का लिख रहा हूँ. हम्म, लिख लो.
सर मेरा हो गया। हो गया सबका? Yes, sir. ओके। अच्छा, हमारे पास ये जो 3 स्टेट्स होती हैं, इसमें अगर सॉलिड स्टेट को किसी भी चीज की, किसी भी मैटर की, जैसे वाटर की सॉलिड स्टेट आइस होती है, उसको अगर मुझे लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? लिक्विड स्टेट क्या होती है आइस की? इज वाटर। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग। और मेल्टिंग कैसे करवाते हैं किसी भी चीज की? हीट करके। क्यों? क्योंकि हमें ना इनके बीच में बॉन्ड ब्रेक करने होते हैं। इन केस ऑफ वाटर, तो वाटर मॉलिक्यूल्स हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। व्हेन वी हीट द वाटर मॉलिक्यूल, तो क्या होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक हो जाती है, वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं, तो हम कहते हैं बॉन्ड ब्रेक हो गया। इसी तरह लिक्विड स्टेट से अगर गैस स्टेट में कन्वर्ट करना है, तो वाटर की जो गैस स्टेट होती है उसको हम स्टीम कहते हैं। और स्टीम लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में कन्वर्ट करने वाले प्रोसेस को हम कहते हैं बॉइलिंग। और बॉइलिंग भी हम हीट करके करते हैं। ठीक है? ये बातें तो पता ही होंगी ना सबको। Yes, sir. अच्छा, अब अगर इनका उल्टे प्रोसेसेस करने हैं मुझे, मतलब गैस से वापस मुझे लिक्विड स्टेट में जाना है, और लिक्विड से वापस सॉलिड स्टेट में जाना है, तो गैस से लिक्विड स्टेट में जाने को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। और लिक्विड से सॉलिड स्टेट में जाने को हम क्या कहते हैं? फ्रीजिंग। तो कंडेंसेशन और फ्रीजिंग हम किस तरह से करते हैं? कूल करके करते हैं, चीजों को ठंडा करके करते हैं। मेल्टिंग की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। कोई बताएगा मेल्टिंग की क्या डेफिनेशन होती है? Sir, change of state from solid to liquid. कंप्लीट डेफिनेशन। ये सही है, वेरी गुड, बट इनकम्प्लीट है। Process in which solid converts to liquid due to boiling. Sir, when a solid is melted, it is given heat, which changes its state to liquid. देखो, चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, यही सब कह रहे हो आप लोग। उसके अलावा भी एक चीज होती है ना, चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। जी बोलो। Change of state from solid to liquid at a constant temperature. यस, No, वेरी गुड। इट इज चेंज ऑफ स्टेट from a solid to liquid at a constant temperature, which is known as its melting point. Change of state from solid to liquid at a constant temperature known as its melting point. Melting point is basically that temperature at which a pure solid melts. Melting point भी लिख लो क्या होता है? A temperature at which pure solid melts. Okay. Similarly, boiling क्या होगा? It is a change of state from liquid to gas at a constant temperature known as its boiling point. Change of state from liquid to gas at a constant temperature known as its boiling point. A boiling point is that temperature at which a pure liquid boils. A temperature at which pure liquid
boils is known as boiling point. सही है बेटा, यहाँ तक समझ आई बात? Yes, sir. Yes, sir. जी सर. जी, मेल्टिंग हीट करके करते हैं, बॉइलिंग भी हीट करके करते हैं, लेकिन Because- कंडेंसेशन और फ्रीजिंग हम कूल करके करते हैं. So is it necessary to write? If you want to take screenshots, you can take screenshot as you wish. अगर Oh. लिख लोगे तो चीजें आगे पीछे नहीं होती हैं. अगर आप लिखते नहीं हो ना तो फिर वो पिक्चर्स लेते हो, स्क्रीनशॉट लेते हो, फिर बाद में आगे पीछे हो जाती हैं. अगर याद है चीजें तो ठीक है, सिर्फ हेडिंग लिख लो, डेफिनेशन खुद लिख लेना बाद में, बट मेक श्योर कि ऐसा ही लिखो. Okay, sir. बट आई रिकमेंड कि आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए जिसमें आप चीजें लिख रहे हो, तो वो फिर प्रॉपर क्लास होती है ना, प्रॉपर लेक्चर्स होते हैं, आराम से रिवीजन होता है, फिर कोई चीज मिस नहीं होती है. अभी सबने लिख लिया तो आगे बढ़े जो लिख रहे हैं. मैंने लिख लिया सर. चले आगे. Yes, sir. सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए कंडेंसेशन क्या होता है, तो जिस टेम्परेचर पे आपकी कंडेंसेशन से पहले फ्रीजिंग देख लेते हैं. चलो, तो जिस टेम्परेचर पे मेल्टिंग होती है ना, उसी टेम्परेचर पे कंडेंसेशन या फ्रीजिंग भी होती है. मतलब जिस टेम्परेचर पे मेल्टिंग होगी उसी टेम्परेचर पे फ्रीजिंग भी होगी. बस फर्क क्या है कि मेल्टिंग करते वक्त हम हीट कर रहे होंगे और फ्रीजिंग करते वक्त हम कूल कर रहे होंगे. तो कंडेंसेशन फ्रीजिंग की डेफिनेशन ये बनेगी, चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर नोन एज इट्स मेल्टिंग पॉइंट. फ्रीजिंग पॉइंट भी लिख सकते हैं, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर सेम ही होता है. जिस टेम्परेचर पे मेल्टिंग हो रही होती है उसी टेम्परेचर पे फ्रीजिंग भी हो रही होती है. बस फर्क क्या आएगा कि उसमें लिक्विड टू सॉलिड हो जाएगा. तो मेल्टिंग पॉइंट को हम फ्रीजिंग पॉइंट भी कहते हैं. तो जमा रहे होंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट, जब मेल्ट कर रहे होंगे तो मेल्टिंग पॉइंट. सिमिलरली अगर कंडेंसेशन की बात करें तो कंडेंसेशन क्या होगा, चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम गैस टू लिक्विड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट. This is change of state from gas to liquid at a constant temperature known as its boiling point. और boiling point को हम condensation point भी कह सकते हैं. ठीक है, आगे बढ़े. सर दिख रहा है कोई? देखो, जब भी चेंज ऑफ स्टेट होती है ना, टेम्परेचर कभी भी चेंज नहीं होता, लेकिन आप हीट कर रहे हो. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई सॉलिड है ना, जैसे हम बात कर रहे हैं आइस की, तो आइस में वाटर मॉलिक्यूल्स हैं विच आर रेगुलरली अरेंज्ड. या किसी भी चीज की सॉलिड स्टेट की बात करें तो उसको अगर हम हीट करना स्टार्ट करेंगे तो पार्टिकल्स विल गेन एनर्जी एंड उनके बीच के जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक होना स्टार्ट होंगे. जब बॉन्ड्स पहले तो देखो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा. अभी फॉर एग्जांपल ये टेम्परेचर टी है, तो एक टेम्परेचर की वैल्यू है टेम्परेचर टी. जब हमने इसको हीट करा तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद ये अभी भी सॉलिड स्टेट में ही है. बस फर्क क्या हुआ है कि इसको जब हम हीट कर रहे हैं तो इसका टेम्परेचर बढ़ा है, पार्टिकल्स की एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रही है. लेकिन अभी ये मेल्टिंग इसकी स्टार्ट नहीं हुई है क्योंकि इसका टेम्परेचर जो है ना वो मेल्टिंग पॉइंट पे नहीं पहुंचा है. ठीक है,
जब इसका टेम्परेचर जो है इस सॉलिड का इंक्रीज होके मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट को ना शॉर्ट फॉर्म में हम MP लिखते हैं लाइक दिस। जब इसका टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो सॉलिड विल स्टार्ट टू मेल्ट, ठीक है। और जिस ड्यूरेशन में सॉलिड मेल्ट हो रहा है, हीटिंग तो हम अभी भी कर रहे हैं, मेल्टिंग के लिए हीटिंग तो करनी है, लेकिन इसका जो टेम्परेचर है ना वो इंक्रीज नहीं होगा फिर। ऑल्दो यू आर सप्लाइंग हीट कंटिन्यूअसली बट टेम्परेचर विल स्टॉप इंक्रीजिंग। तो वो हीट एनर्जी जो आप सप्लाई कर रहे हो वो कहाँ जा रही है फिर? देखो अभी लिक्विड स्टेट में जब ये आ गया है, मेल्ट हो रहा है, बट टेम्परेचर unless all the solid is melted into liquid, temperature will not increase। और उसका टेम्परेचर जो है ना वो अभी भी मेल्टिंग पॉइंट पे ही है। वो जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं वो कहाँ जा रही है कि बता सकता है? ड्यूरिंग मेल्टिंग although heat is supplied to solid but temperature of a substance will not increase। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि whatever the heat we are supplying is being converted to break the bonds between the particles, because heat supplied is used to break the bonds between the particles, so temperature does not increases। सही है। बट वंस ऑल दी सॉलिड इज मेल्टेड, जब सारा का सारा सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड में आ जाएगा तो फिर, अच्छा हीटिंग हम रोक नहीं रहे, हीटिंग हम अभी भी कर रहे हैं, तो फिर उसका टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू होगा। और कब तक इंक्रीज होता रहेगा टेम्परेचर? जब तक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अचीव नहीं हो जाता। और जब लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा तो अगेन उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होना रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि अब जो आप हीट सप्लाई कर रहे हो वो दोबारा बॉन्ड्स ब्रेकिंग के लिए यूज हो रही है इन ऑर्डर टू कन्वर्ट लिक्विड स्टेट इनटू गैस स्टेट। अब अगर जब टेम्परेचर बढ़ के बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाएगा लिक्विड के, एट दैट टाइम अगेन टेम्परेचर विल स्टॉप इंक्रीजिंग, ठीक है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बॉइलिंग ऑल्दो हीट इज बीइंग सप्लाइड but temperature of a substance will not increase। उसका रीजन क्या है? because heat supplied is used to break the bonds between the particles। सेम रीजन है। और जब सारा का सारा लिक्विड बॉयल होकर गैस बन जाएगा तो उसके बाद अगर इफ यू कंटिन्यू सप्लाइंग हीट तो फिर टेम्परेचर और इंक्रीज होगा। सही है। तो अगेन देन टेम्परेचर विल बिकम ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट। ड्यूरिंग बॉइलिंग टेम्परेचर अगेन विल नॉट इंक्रीज and during melting temperature will not increase। और सेम रीजन है। बिकॉज जो भी हम हीट सप्लाई कर रहे हैं बॉइलिंग के लिए वो बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए यूज हो रही है। अगर इस चीज को ना हम प्लॉट करें एक ग्राफ पे, उस ग्राफ में अगर हम एक्स एक्सिस पे हीट एब्जॉर्ब लें जो हम सप्लाई कर रहे हैं ना मैटर को, और वाई एक्सिस पे अगर हम टेम्परेचर लें,
तो लेट्स से जो सॉलिड है जो भी हमने लिया है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो एक ऐसी रफ वैल्यू ले लेते हैं। लेट्स से उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 5 डिग्री सेल्सियस है। अभी जिस टेम्परेचर पे वो हमें मिला है वो लेट्स से -10 डिग्री सेल्सियस है। तो -10 जो है वो ग्राफ में नीचे कहीं होगा, यहाँ पे लेट्स से -10। तो टेम्परेचर पहले इंक्रीज होगा इसका, और इंक्रीज होके कब तक इंक्रीज होगा, जब तक टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस तक नहीं आ जाता। तो -10 डिग्री सेल्सियस से ऑनवर्ड्स टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होते हो जब तक वो 5 डिग्री सेल्सियस पे नहीं आ जाता, जब तक वो इंक्रीज होता रहेगा। बट वंस द टेम्परेचर रीचेस 5 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद फर्दर सप्लाइंग हीट विल नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ दैट मैटर। देखो कांस्टेंट हो जाएगी लाइन हॉरिजॉन्टल लाइक दिस। उसके बाद अगर मैं मजीद हीट सप्लाई करूंगा, जब सारा का सारा सॉलिड, देखो पहले सिर्फ सॉलिड था, जब सारा का सारा सॉलिड कन्वर्ट हो गया लिक्विड स्टेट में, मेल्ट हो गया, तो फर्दर सप्लाइंग हीट विल अगेन इंक्रीज द टेम्परेचर। अब लेट्स से ये जो हमारे पास लिक्विड है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लेट्स से 50 डिग्री सेल्सियस है। तो जब टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा, उसके बाद again temperature will stop increasing unless all the liquid is melted to form gas। जब तक सारा का सारा लिक्विड गैस में नहीं कन्वर्ट हो जाता, हीटिंग करते रहेंगे लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। जब सारा का सारा लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर अगेन टेम्परेचर विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। ये जो ग्राफ है ना इसको हम कहते हैं हीटिंग कर्व। दिस इज नोन एज हीटिंग कर्व। और इस ग्राफ में ये जो हमारे पास क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस आ रही है ना, ये another horizontal line is representing boiling। ये कर्व जरूर बनाना है आपने, और ये वाली चीज जो लिख लो ज्यादा बेटर होगा। चले आगे। जी सर। Oh, sir, and background.
Done. Yes. Yes, sir. Yes, sir. चलें आगे बढ़े. जी सर. Yes, sir. अच्छा, इसी तरह अगर हम इसका अपोजिट काम करें, आई मीन कूलिंग करें, तो जो आपका मैटर है वो गैस स्टेट से पहले कन्वर्ट होगा लिक्विड स्टेट. गैस स्टेट ठंडा करना है ना, अगर हम इसको हीटिंग के बजाय कूलिंग करें अगर, सब कुछ उल्टा हो जाएगा. सही है. तो हम अब हीट नहीं कर रहे, कूल कर रहे हैं. अब कूलिंग के लिए हम क्या करते हैं, जो एनर्जी वो कूलिंग होता है, इन अदर वर्ड्स हीट एनर्जी को रिमूव करवाना. दिस इज कूलिंग. तो उसका जो कर्व बनेगा उसको फिर हम कूलिंग कर्व बोलेंगे. उसका जो ग्राफ बनेगा ना, दैट वुड बी कॉल्ड एज अ कूलिंग कर्व. कूलिंग कर्व जो है ना वो अपोजिट चलता है, लाइक पहले गैस टू लिक्विड और फिर लिक्विड टू सॉलिड. तो कन्वर्जन फ्रॉम गैस टू लिक्विड इज नोन एज कंडेंसेशन, और लिक्विड टू सॉलिड उसको हम फ्रीजिंग कहते हैं. सही है. और कूलिंग के वक्त भी हीट एनर्जी, देखो हम हीट एनर्जी अब एब्जॉर्ब नहीं करा रहे, हम हीट एनर्जी रिमूव करवा रहे हैं. जहाँ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब लिखा है वहाँ हीट एनर्जी रिमूव लिख देंगे. तो कूलिंग के वक्त टेम्परेचर कम होगा, लेकिन जब चेंज ऑफ स्टेट होगा, मतलब कंडेंसेशन जिस टाइम पे हो रही होगी, तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर ड्रॉप नहीं होगा, जो बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर है वही रहेगा. और फ्रीजिंग के वक्त भी टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होगा. क्यों? क्योंकि जो हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं वो एनर्जी जो अंदर से भी बाहर आ रही है, क्योंकि जब बॉन्ड बंद है उसमें बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही थी मेल्टिंग में और बॉइलिंग में. लेकिन कूलिंग में क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही होगी, मतलब गैस टू लिक्विड जब आप जा रहे हो तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, तो उस वक्त हीट एनर्जी रिलीज हो रही होती है, बाहर निकल रही होती है. तो इंस्टेड ऑफ सेइंग हीट इज सप्लाइड, हम कहेंगे हीट इज रिमूव. ड्यूरिंग freezing, although heat is removed from liquid, but temperature of a substance will not change, will not decrease. और उसका रीजन क्या है? Although heat is being removed, but
जब बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं तो हीट एनर्जी बाहर cause heat energy is released during bond formation. Similarly, जब हम कंडेंसेशन करवा रहे हैं तो इसमें भी हीट एनर्जी रिमूव हो रही है, लेकिन जो आपका गैस है उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा जब तक कि सारा का सारा गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता. During condensation, although heat is removed from gas, but temperature of a substance will not decrease. और उसका रीजन भी यही है कि जो एनर्जी आप बॉन्ड बन रहे हैं तो हीट एनर्जी आप ठंडा तो करो लेकिन अंदर से हीट एनर्जी निकल के आ रही है. सही, सब कुछ उल्टा हो जाएगा. चलें आगे. Second, sir. No, sir. लिखते हो? Sir, मेरा हो गया. चलिए चलें आगे बढ़े. Yes, sir. ये वाली बात फिर आपको लिख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. हीटिंग कर्व का लिख लिया ना तो कूलिंग कर्व आप लिख सकते हो. अच्छा देखो, हमारे पास जब कोई सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हमने नाम दिया मेल्टिंग. और जब किसी चीज की लिक्विड स्टेट वापस सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो रही है तो उसको हमने नाम दे दिया है फ्रीजिंग. सिमिलरली जब किसी चीज की लिक्विड स्टेट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रही है या गैस बन रहा है तो उसको हमने नाम दे दिया है बॉयलिंग. जब किसी चीज की गैस स्टेट लिक्विड स्टेट में वापस कन्वर्ट हो रही है तो उसको हमने नाम दे दिया है कंडेंसेशन. इसी तरह हमारे पास एक दो प्रोसेसेस और होते हैं. कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जिनको अगर हम हीट करें ना तो वो डायरेक्टली लिक्विड नहीं बनते बल्कि डायरेक्टली गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन. और Sir, वही वाले सॉलिड्स के जब sublimation gas जी. to liquid नहीं थी. सब्लिमेशन सॉलिड टू गैस होता है. अच्छा. सही है. जी सर. Sublimation is change of state from solid to gas. और सॉलिडिफिकेशन क्या होगा? चेंज ऑफ स्टेट
from gas to liquid. अच्छा, वो कौन से सॉलिड्स हैं जो सब्लाइम होते हैं? सॉलिड्स दैट सब्लाइम्स, तो वो जरा आप देख लो। एक तो हमारे पास होता है ड्राई आइस। सर ड्राई आइस बेसिकली सर सॉलिड, गैस टू लिक्विड कंडेंसेशन नहीं होता? गैस टू लिक्विड, सॉरी हाँ कंडेंसेशन होता है। दिस इज नॉट गैस टू लिक्विड, दिस इज गैस टू सॉलिड। गलत लिख दिया था मैं, थैंक यू। वेलकम। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस जो होती है ना, वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस फेस में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब अगर आपके पास सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है सॉलिड फॉर्म में, उसको हीट करें ना तो डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है, लिक्विड नहीं बनती। ड्राई आइस यूजुअली कहाँ पे, जो आइसक्रीम वाले होते हैं वो ड्राई आइस रखते हैं अपने पास, क्योंकि वाटर वाली आइस रखेंगे तो वो मेल्ट होके वाटर बनाएगी, लेकिन ड्राई आइस जो है ना वो डायरेक्टली गैस बन के उड़ जाती है। इसी तरह सॉलिड आयोडीन, ये भी सब्लाइम होता है। मतलब आयोडीन I2 फ्रॉम सॉलिड स्टेट डायरेक्टली आयोडीन के वेपर्स बन जाते हैं, ठीक है। और इसके जो वेपर्स होते हैं ना वो पर्पल कलर के बनते हैं। ये अक्सर क्वेश्चन पूछता है, पर्पल कलर। ये भी याद रखना। और इसको वापस अगर हम ठंडा करेंगे तो वापस सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, ये लिक्विड स्टेट में नहीं आएगा। मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एक ही होता है। देख लिया सबने? जी जी सर। सर। तो चलो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, ये लिख के आप लोग जा सकते हो। अल्लाह हाफिज।